मेरे प्यारे कृषि साथियों का इस वीडियो में फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं आप अच्छे होगे, मस्त होगे अपनी मस्ती में। उसके अलावा आज बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी की। कल पेपर हुआ था कम्युनिकेशन स्किल्स का। उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन नहीं आए। वन शॉट क्लास से एज इट इज 42 नंबर का मैटर, ऐसे कैसे 60 नंबर के पेपर में 42 नंबर का मैटर SKNU जोमनेर के पेपर में 2025-26 में। तो गेस पेपर क्लास आ रही है एग्रोनॉमी की। वन शॉट क्लास और पेपर सॉल्यूशन क्लास हमने पहले ले ली थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और टॉपिक्स जो आने लायक टॉपिक और क्वेश्चन है वो बताएंगे। तो बात करते हैं अब आगे। जो कम्युनिकेशन स्किल्स का कल पेपर लगा था 2025-26 का, उसके बारे में बात करता हूँ। तो कितने क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो कम्युनिकेशन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन फीडबैक। ये दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए थे। उसके अलावा बात करते हैं आगे कम्युनिकेशन स्किल्स 9th क्वेश्चन। बात करते हैं आगे ओरल और रिटर्न, मतलब मौखिक और लिखित, वर्बल या नॉन वर्बल, इसी को बोलते हैं। उसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, संचार के क्या क्या एलिमेंट्स है, तत्व हैं। बात करते फिर आगे फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कार्य क्या क्या है, कम्युनिकेशन से कार्य क्या क्या है वो बात करते। फिर आगे मैंने आपको 4 लर्निंग, राइटिंग, लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स बताए थे। उनका बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना बताई थी। ये आप बड़ा क्वेश्चन देख पा रहे हो। फिर बात करते आगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैंने आपको कल बोला था कम्युनिकेशन प्रोसेस के मैं पॉइंट बता रहा हूँ। इसका बड़ा क्वेश्चन आने की 99% संभावना है। उसके अलावा जॉब लेटर तुम्हारे को बताया था पिक्सिस में, बस सब्जेक्ट चेंज करना और जॉब लेटर यह का याद कर लो और रिज्यूमे अपने हिसाब से बनाना है। क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना, वो कल बताया था आपको। इसे कुल मिला के 2025-26 के पेपर जो कल लगा है उसमें 42 नंबर का ओनली 20 मिनट वन शॉट क्लास से, 20 मिनट की वन शॉट क्लास से 42 नंबर का मैटर एज इट इज देखने को मिला आपको। अब बात करते हैं एग्रोनॉमी के मोस्ट टॉपिक, मोस्ट क्वेश्चंस कौन कौन से, गैस पेपर सॉल्यूशन भी करवाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक देखने को मिल रहा है एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप, ये थोड़ा टॉपिक मैन है। उसके अलावा सीड वाला टॉपिक मैन है। उसके अलावा टिलेज वाला टॉपिक मैन है। उसके अलावा क्रॉप न्यूट्रेंट वाला टॉपिक मैन है। अब बात करते हैं आगे कौन सा टॉपिक मैन है। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर वाला टॉपिक मैन है। न्यूट्रेंट यूज इफिशियंसी या न्यूट्रेंट यूज मैनेजमेंट, यह टॉपिक मोस्ट है। वाटर मैनेजमेंट वाला टॉपिक मोस्ट है और वीड वाला टॉपिक मोस्ट है। उसके अलावा बात करते हैं आगे क्रॉपिंग सिस्टम वाला टॉपिक मोस्ट है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक मोस्ट है। इनके नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको, मेरे नंबर पता होगे या मैं नंबर नोट कर ले, 7737387906। इन नंबर पे मैसेज करके एग्रोन 111 नोट्स लिख के, इंग्लिश या हिंदी किस में चाहिए वो लिख के और हमारे को मैसेज कर सकते हो। तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, बेस्ट नोट्स। तो उसमें से ये टॉपिक क्लियर करने, एक तो इतनी बड़ी क्लास हम ला नहीं सकते। अब जो गेस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले कल, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वन शॉट क्लासेस, गेस पेपर क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जल्द से जल्द। अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी की एग्जाम में। पहला क्वेश्चन एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? कृषि विज्ञान की वह शाखा जो भोजन उत्पादन के लिए मिट्टी, जल और फसल प्रबंधन के सिद्धांत का अध्ययन से संबंधित है। मतलब एग्रोनॉमी ऐसी
शाखा है जिसमें मिट्टी, जल, फसल प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात ये समझ लो, सस्य विज्ञान वह शाखा है जिसमें जल, मृदा, जलवायु आदि, फसल प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे एग्रोनॉमी कहते हैं। फिर बात करते हैं आगे, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये टॉपिक आपको मोस्ट बताया था, इसका बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको शायद मेरे हिसाब से। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद और जैविक उर्वरक को संतुलित मात्रा में उपयोगी, मतलब मिट्टी में उर्वरता मतलब फसल उपज देने की क्षमता बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरक कितनी मात्रा में दे, जैविक खाद कितनी मात्रा में दे और जैविक उर्वरक कितनी मात्रा में दे, मतलब संतुलित मात्रा, जितनी फसल को आवश्यकता हो उतनी मात्रा में दिया जाना इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की। यह टॉपिक आपको मोस्ट बताया क्रॉपिंग सिस्टम वाला। किसी निश्चित भूमि पर उगाई जाने वाली फसल को क्रम और उनके साथ संसाधनों एवं उपलब्ध तकनीकी के आपसी तालमेल को फसल प्रणाली कहते हैं। मतलब किसी निश्चित, मतलब कोई फिक्स भूमि है जिस पे फसल को क्रम के अनुसार, मतलब क्रॉप रोटेशन के हिसाब से और मतलब सीमित संसाधन, मतलब अपने पास कौन सा खाद है, कौन सा बीज है, सीमित संसाधन के माध्यम से तकनीकों का तालमेल बिठा के, मतलब उस भूमि का और निश्चित जो अपने पास खाद बीज उपलब्ध है उनके माध्यम से फसल प्रणाली, मतलब फसल को उगाना फसल प्रणाली कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं आगे, मैन्यूर्स पशुओं के मलमूत्र और पौधे के अवशेषों से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ जिसका उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य के सुधार के लिए जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। मतलब सीधी सी बात, इसको ऐसे समझो, पशुओं के मलमूत्र या पशुओं के अवशेष या पौधे के अवशेषों से जो अपने को प्राप्त चीज है, कार्बनिक पदार्थ है, जिसका उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उसे जैविक उर्वरक कहा जाता है या मैन्योर्स या खाद कहा जाता है। फिर बात करते हैं आगे डोरमेंसी की। सुसुप्त अवस्था ऐसी अवस्था जिसमें पौधे या बीज की जीवन चक्र की व्यवस्था जब प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए उसकी वृद्धि विकास अस्थायी रूप से रुक जाता है। मतलब ये ऐसी अवस्था है जिसमें बीज और पौधे की ऐसी अवस्था जिसमें पर्यावरण के अनुकूल नहीं होने के कारण इसकी वृद्धि और विकास रुक जाता है। जैसे गेहूँ रबी की फसल है, अब उसको खरीफ में उगाएंगे तो वो उग तो जाएगा, अपनी ग्रोथ संतुलित रूप में नहीं ले पाएगा, अपनी उपज नहीं दे पाएगा, वो चीज़ है। फिर ड्रेनेज, जल निकास, मतलब कि खेत में ज़्यादा जल बढ़ जाता है, उसको खेत से बाहर कैसे निकाला जाए। ड्रेनेज, जल निकास, जल बहाव को रोकने और फसल की वृद्धि में सुधार के लिए किसी क्षेत्र से अतिरिक्त सतही या भूमिगत पानी को प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से हटाना। मतलब जैसे धान के खेत में पानी भरा हुआ होता है, अगर वो उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मतलब वहाँ तो ज़्यादा पानी हो जाए तो उसे प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक तो हाथों द्वारा, मतलब अपने शरीर का परिश्रम द्वारा उसे बाहर निकालना। दूसरा कृत्रिम, जैसे मोटर लगा दी, वहाँ पंप लगा दी, उसके माध्यम से बाहर निकालना, हो गया ड्रेनेज। फिर आगे फसल, बड़े पैमाने पर भोजन, मतलब फसल या क्रॉप, बड़े पैमाने पर भोजन, कपड़ा एवं अन्य आर्थिक उद्देश्य के लिए उगाई जाने वाले पौधे जिन्हें आमतौर पर उनके विकास चक्र के अंत में काटा जा सकता है। मतलब फसल एक बड़े क्षेत्र पे उगाई जाती है जो भोजन के लिए, कपड़े के लिए, अन्य आर्थिक उद्देश्य के लिए उगाई जाती है और जिसे
एक विकास चक्र के अंत में, मतलब अपने जैसे गेहूं हो गया, उसको पकने के बाद में काटा जाता है, वो गई फसल। अब बात करते आगे न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट मिट्टी, हवा और पानी से पौधे द्वारा अवशोषित रासायनिक तत्व या यौगिक जो उनके विकास, वृद्धि और प्रजनन के लिए अनिवार्य हो। मतलब ऐसे तत्व है जो पौधे के लिए आवश्यक हो। ऐसे रासायनिक यौगिक जो पौधे के लिए वृद्धि, विकास और प्रजनन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। इनके बिना पौधा अपनी वृद्धि, विकास नहीं कर सकता। फिर आ गया प्राप्य जल, अवेलेबल वाटर। अब बात करते हैं इसकी। मिट्टी के पानी का वह भाग जो पौधे की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जाता है, यह क्षेत्र क्षमता और स्थायी मिलानी बिंदु के बीच होता है। मतलब ऐसा जल जो पौधा अपनी जड़ों द्वारा आसानी से प्राप्त कर लेता है, और यह जल क्षेत्र क्षमता और स्थायी मनाली बिंदु के बीच में आता है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं आगे फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी की बात करते हैं अब। फील्ड कैपेसिटी ये क्षेत्र क्षमता। अतिरिक्त पानी के निकल जाने के बाद गुरुत्वीय बल के विरुद्ध मिट्टी द्वारा रोकी जा सकने वाले पानी की अधिकतम मात्रा को क्षेत्र क्षमता कहते हैं। मतलब जो अतिरिक्त पानी अपने खेत से बाहर निकल दिया था ड्रेनेज के माध्यम से, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल मिट्टी में पानी को एब्जॉर्व करके रखता है, मतलब मिट्टी में पानी को संरक्षित रखता है, और वह पानी की अधिकतम मात्रा क्षेत्र क्षमता कहलाती है। मतलब जो मिट्टी में पानी होता है उसकी अधिकतम मात्रा क्षेत्र क्षमता कहलाती है। फिर बात करते हैं कन्वर्जन टिलेज या संरक्षण जुताई। जुताई की वह प्रणाली जिसमें मिट्टी के कटाव को कम करना और नमी बचाने के लिए मिट्टी की सतह का कम से कम 30% हिस्सा फसल अवशेषों से ढका जाता है। मतलब ये ऐसे शुष्क क्षेत्रों में अपनाते हैं जिससे जो फसल के अवशेष होते हैं उससे मृदा को ढका जाता है, ताकि उसमें मॉइस्चर, जो नमी बनी हुई है पानी की, वो कम ना हो। सीधी सी बात ये जान लो। फिर बात करते हैं आगे ग्रीन मैन्यूरिंग या हरी खाद। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए विशिष्ट फसल, जैसे लगभग ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए दलहनी फसल ही काम लेते हैं, को उगाकर हरी अवस्था में ही उसी खेत में जोत देने की क्रिया हरी खाद होती है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है जो पौधे को प्राप्त हो जाए। फिर बात करते आगे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन, जिनमें 6 से 8 लाइन लिखनी होती है। अब बात करते हैं उनकी। पहला, वाटर टाइप इन सॉइल। मतलब कितने टाइप होते हैं जल के जो मृदा में होते। सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन इनटू 3 मेन टाइप्स। मतलब मुख्य प्रकार से तीन वर्गीकरण है सॉइल वाटर के। तो पहला है ग्रेविटेशनल वाटर, मतलब जिसको गुरुत्वीय जल भी बोला जाता है। कैपिलरी वाटर, जिसको केशिका जल भी बोला जाता है। फिर आर्द्रता ग्राही जल, गुरुत्वीय जल दूसरा है, केशिका जल तीसरा, आर्द्रता ग्राही जल। ये 3 जल होते हैं जो मृदा में पाए जाते हैं। इनके अंदर आप जैसे आपको कुछ भी पता हो, आप जैसे मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए उनको पढ़ोगे तो इनके अंदर आपको क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है वो पता चल जाएगी अपने आप। फिर बात करते हैं आगे सीड एंड सीड टाइप्स। सीड एंड सीड टाइप्स। सीड 5 प्रकार के होते, मुख्यतः 4 प्रकार के होते थे पर अब 5 प्रकार के आने लग गए।
पहला आ गया न्यूक्लियर सीड जो 100% प्योर होता है। सेकंड आ गया ब्रीडर सीड। थर्ड आ गया फाउंडेशन सीड। फोर्थ आ गया सर्टिफाइड सीड। और फिफ्थ आता है रजिस्टर्ड सीड जो किसान मतलब भारत में अभी तक लागू नहीं है। न्यूक्लियस सीड को अपन नाभिकीय बीज भी बोलते हैं। फिर ब्रीडर सीड को अपन प्रजनक बीज भी बोलते हैं। फाउंडेशन सीड को आधार बीज भी बोलते हैं। सर्टिफाइड सीड को प्रमाणित बीज बोलते हैं और रजिस्टर्ड सीड को पंजीकृत बीज बोलते हैं जो भारत में उपलब्ध नहीं है। और इनका टैग का रंग आमतौर पे आप मेन टॉपिक्स में पढ़ लेना, जो मैंने टॉपिक्स बताया आपको उनमें क्लियर कर लेना। उसके बाद में वीड कंट्रोल मेथड्स, मतलब वीड का कंट्रोल किन किन मेथड्स से किया जाता है, उन मेथड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं। पहला मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड यंत्रों द्वारा खेत से खरपतवारों को अलग करना। कल्चरल मेथड में अपन जैसे ह्यूमन हाथों द्वारा जुताई द्वारा किस प्रकार द्वारा भी खेत में से खरपतवारों को बाहर निकालना। बायोलॉजिकल जो जैविक कीटों के माध्यम से खरपतवारों को नष्ट करना। केमिकल ये सबसे अंतिम उपाय है। ऊपर वाले तीनों उपाय मतलब मैकेनिकल, कल्चरल और बायोलॉजिकल, ये तीनों उपयोग मेथड्स अपनाने के बाद में ही केमिकल का यूज किया जाता है। केमिकल्स में मेन2,4-डी, एट्राजिन ये खरपतवार नाशी काम होते हैं। फिर बात करते हैं फर्टिलाइजर एंड इट्स टाइप्स। फर्टिलाइजर एंड इट्स टाइप्स मतलब फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर की डेफिनेशन भी देख लेना आ सकती है, और फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो फर्टिलाइजर में पहले सीधे उपयोगी उर्वरक जिनमें पोषक तत्व, जैसे एक ही पोषक तत्व होता है, एक मतलब प्राइमरी न्यूट्रिएंट ही होता है, पर एक होता है जैसे यूरिया में नाइट्रोजन होता है, किसी में फास्फोरस अकेला सिंगल होना चाहिए। जटिल उर्वरक जिसमें 2 से अधिक उर्वरक होते हैं, 2 से अधिक तत्व होते हैं, जैसे डीएपी में आ गया नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों। मिश्रित उर्वरक में जैसे यूरिया और डीएपी दोनों को मिला के अपन खेत में प्रयोग कर, ये हो गए फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर टाइप्स। फिर बात करते हैं न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी। न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी डाली गई प्रति इकाई पोषक तत्वों के बदले प्राप्त होने वाली फसल की उपज का अनुपात। इसके सुधारने की विधियाँ 4R सिद्धांत है। सही मतलब राइट सोर्स, राइट डोज, राइट टाइम और राइट प्लेस। मतलब इनको इंग्लिश में 4R का मतलब राइट डोज, राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट क्वालिटी, मतलब फर्टिलाइजर ये दिया जाता है। नीम लेपित यूरिया जैसे धीरे धीरे मतलब नीम लेपित यूरिया होता है वो धीरे धीरे फसल को प्राप्त होता है, इसका निक्षालन जल्दी से नहीं होता। फर्टिगेशन ड्रिप द्वारा दिया जाता है। पानी या छिड़काव मतलब जैसे अपन खरपतवार नाशी को पानी या छिड़काव कर सकते हैं, वैसे ही ऐसे उर्वरक आते हैं जिनका पानी या छिड़काव किया जाता है, जो फसल को कम नुकसान पहुंचाकर खरपतवारों को नष्ट करते हैं। फिर बात करते हैं क्रॉप रोटेशन एंड इट्स प्रिंसिपल। क्रॉप रोटेशन एंड इट्स फसल चक्र एवं उनके सिद्धांत। फसल चक्र एक ही भूमि पर अलग अलग फसलें उगाने की प्रथा, मतलब एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाई जाती है, उसे फसल चक्र बोला जाता है। इसके मुख्य सिद्धांत: दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल उगाना, गहरी जड़ों वाली फसल के बाद कम गहरी जड़ों वाली फसल उगाना,
अधिक पोषक तत्व छाने वाली फसलों के बाद कम पोषक तत्व छाने वाली फसलों के बारे में दूंगा नाम। और मिट्टी की उर्वरता, मतलब इन सिद्धांत को अपनाने से या क्रॉप रोटेशन को अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, कीटों का चक्कर टूटता है और मिट्टी के विभिन्न स्तरों से पोषक तत्व को संतुलित उपयोग होता है। मतलब इससे पोषक तत्व जो अपन ने पोषक तत्व उर्वरक डाले तो उनका संतुलित उपयोग होता है। अब बात करते लॉन्ग क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। टिलेज क्या है? जुताई। उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या क्या है, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व क्या क्या है, उनकी बात करेंगे अब। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है और टिलेज क्या है? मिट्टी मतलब जुताई मिट्टी को फसल उगाने के अनुकूल बनाने की औजार, मतलब जुताई ऐसी चीज है जो मृदा को उथल पुथल करती है और जो फसल उत्पादन में भारी लाभ प्राप्त करवाती है। इसका उद्देश्य बीजों को तैयार करना। फिर आगे बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए, मतलब जुताई करेंगे अपन खेत में तो खरपतवार नियंत्रण होगा। मृदा में वातन होगा जिससे मृदा में हवा जल प्रवेश कर पाएंगे। अब इसके महत्व क्या क्या है? यह खेती की बुनियादी क्रिया है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को मिलाने, हानिकारक कीटों को नष्ट करने और जड़ों की गहराई तक जाने में मदद करते हैं। जुताई के महत्व है, ये एक बुनियादी इकाई है जो मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं। मतलब जैसे अपन ने FYM डाला खेत में, उसको मिलाने का कार्य करता है। हानिकारक कीटों, जैसे कोई हानिकारक कीट है अपने खेत में, कीट और रोग है, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। मतलब वो उथल पुथल हो गई मृदा तो कीट ऊपर आ गए और वो धूप से नष्ट हो गए। जड़ों की गहराई तक जाने में मदद करे। अगर मृदा में वातन हुआ, मृदा ढीली हुई तो जड़ें अंदर तक जाएगी। फिर आगे इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट या और हर्बिसाइड क्लासिफिकेशन। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट खरपतवारों के नियंत्रण करने के लिए विभिन्न विधियां, 3 विधियां हैं। पहला कल्चरल, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा केमिकल। फिर खरपतवारों का वर्गीकरण देखेंगे अपन उपयोग के समय के आधार पर। 1 मिनट रुको साथियों। उपयोग के समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। बुआई से पहले, अंकुरण से पहले और अंकुरण के बाद, 3 प्रकार। वर्णनात्मकता के आधार पर, वर्णात्मक और अवर्णात्मक। प्रभाव के आधार पर, स्पर्श और स्थानांतरित। मतलब स्पर्श जो इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में जो हर्बिसाइड संपर्क हुआ, जिस फसल के भी संपर्क में आ गया तो फसल को भी नष्ट कर देता है। स्थानांतरित तो वो पूरे पौधे को नष्ट करता है। बात करते हैं आगे इरिगेशन। और अब आपको बताऊं इरिगेशन की डेफिनेशन आ सकती है और स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्प्रिंकलर इरिगेशन यह पानी को बारिश की बूंदों के रूप में छोड़ता है। मतलब खेत में पानी को बारिश की बूंदों के रूप में देता है और यह उबड़ खाबड़ जमीनों पे भी उपयोगी है। इसमें 20 से 50% पानी की भी बचत होती है। ये हो गए स्प्रिंकलर मेथड के फीचर। फिर बात करते ड्रिप इरिगेशन की।
ड्रिप इरिगेशन या सीधा जड़ों में बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। सबसे कुशल विधि है, इजराइल से अपनाई गई विधि है। इसमें 90 से 95% पानी की बचत होती है और फलदार पौधों के लिए अधिक उपयोगी और सब्जियों के लिए अधिक उपयोगी है। खरपतवार खरपतवार नियंत्रण की विधि है, मतलब इसमें खरपतवार कम उगते हैं। फिर बात करते फोर्थ क्वेश्चन की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। मतलब ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। लास्ट टॉपिक मैंने आपको मोस्ट बताया था, वो क्वेश्चन आ गया। अब मैं यहाँ छोटे रूप में पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ थोड़े बड़े रूप में देख लेना। नोट से एक बार मेरे से नंबर से कांटेक्ट करके मंगवा लेना। यह एक मात्रात्मक बदलाव है। मतलब वृद्धि एक मात्रात्मक बदलाव है। मतलब जैसे फसल में वृद्धि होती है, मतलब पहले फसल उगती है, उसके बाद में उसमें वृद्धि होती है। जैसे पौधे की लंबाई और वजन बढ़ता है, पौधे की लंबाई बढ़ती है मतलब वृद्धि में, और वजन बढ़ता है। इसे मापा जा सकता है, मतलब इसे मापा जा सकता है। इसे अपन खुली आंखों से देख भी सकते हैं, मतलब ग्रोथ को। यह एक गुणात्मक बदलाव है, मतलब डेवलपमेंट एक गुणात्मक बदलाव है। यह पौधे के जीवन चक्र में विभिन्न चरण शामिल हैं, जैसे अंकुरण से लेकर फूल और फल बनने की प्रक्रिया। अंकुरण से लेकर फूल, फल, बीज या दाना बनने तक की प्रक्रिया शामिल होती है। फिर बात करते आगे, वीड मैनेजमेंट। इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है। वीड की डेफिनेशन और देख लेना। आपको मैंने जो पॉइंट बताए, मोस्ट टॉपिक बताए, उनको इन नंबर पे मैसेज करके, जिसके पास नोट्स प्रोवाइड नहीं हो रहे, इन नंबर पे मैसेज करके हमारे से नोट्स मंगवा लेना उन टॉपिकों के। तो इन नंबर पे मैसेज करके @211 लिखे और हमें मैसेज करें, ताकि आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा सके। एडवांटेज क्या क्या है, मिट्टी के कटाव को रोकना। कुछ का औषधीय महत्व होता है, मतलब खरपतवार ऐसे भी होते हैं जिनका औषधीय उपयोग होता है, किसी रोग के लिए उपयोग होता है। पशुओं को चारे के रूप में, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिन्हें पशुओं को चारे के रूप में भी दिया जा सकता है। फिर बात करते आगे, डिसएडवांटेज। मतलब खरपतवार हानिकारक क्यों होते हैं? यह फसल के साथ पानी और खाद की प्रतिस्पर्धा करते हैं या मुकाबला करते हैं। खरपतवार पैदावार का भारी नुकसान करते हैं, लगभग 30 से 50% नुकसान करते हैं। खरपतवार रोगों और बीमारियों या कीटों को आश्रय देते हैं। फिर बात करते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल। मतलब समस्याग्रस्त मृदा और इसके प्रकार। समस्याग्रस्त मृदा के कुछ कमियों के कारण फसल इनमें उगाई नहीं जा सकती। पहला आगे सैलाइन सॉइल या लवणीय मृदा। सतह पर नमक की मात्रा अधिक होना। अच्छे पानी से निस्चालन हो जाता है, अच्छे पानी का तो निस्चालन हो जाता है, जिससे लवण का जमाव हो जाता है। मतलब ये नॉर्मली 8.5 pH से कम की मृदा होती है। बात करते हैं अब आगे, एल्काली या सोडिक या क्षारीय सॉइल। ये 8.5 से ज़्यादा pH पे होती है। मतलब सोडियम की अधिकता और pH 8.5 से अधिक होता है। इसमें जिप्सम के प्रयोग से इसका सुधार किया जा सकता है। मतलब लवणीय मृदा का कोई सुधार नहीं किया जा सकता, उसको लीचिंग के माध्यम से या खेत से खरपतवारों को खुरेज के बाहर निकाला जा सकता। इसे तो क्षारीय को तो जिप्सम के द्वारा सुधारा जा सकता। अम्लीय मृदा,
जिसका pH 7 से कम हो उन्हें अम्लीय मृदा कहते हैं। इनके सुधार के लिए चूना काम लिया जाता है। वाटर लोडेड सॉइल जिनमें जल भराव वाली मृदाएं जिनमें एयर मतलब वायु फसल की जड़ों तक नहीं पहुंच पाती, यह भी एक प्रोक्लेमेटिक सॉइल के अंतर्गत ही आती है। अब आपको इनके नोट्स प्रोवाइड चाहिए जो टॉपिक में मोस्ट बताए तो इन नंबर पे मैसेज कर देना। डायरेक्ट मैसेज हाय हेलो का नहीं चाहिए, मैसेज एग्रोन 111 हिंदी या इंग्लिश नोट्स जिस सब्जेक्ट में जिसका चाहिए, और ओल्ड पेपर जो 2024-25 ऑल यूनिवर्सिटीज पेपर वो PDF भी आपको सेंड करी जाएगी। तो कृपा करके जिनके पास नोट्स नहीं है वह इन नंबर पे मैसेज करे, और जो अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं है वो भी मैसेज करे ताकि उन्हें ग्रुप में ऐड किया जा सके फर्स्ट ईयर BSc एग्रीकल्चर नोट्स ग्रुप में। धन्यवाद साथियों। अब जैसा कि कल ने आपने देखा ही था, आपको 42 नंबर का मैटर एज इट इज वन शॉट क्लास 20 मिनट के अंदर ओनली 42 नंबर का मैटर हमने बताया था। 60 में से 42 नंबर का ओनली 20 मिनट में आपको क्लियर करवाए। धन्यवाद साथियों। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, अपने साथियों को शेयर करें।